सेक्शन 55 इस पर बात होनी है। आप मार्जिनल नोट पढ़ेंगे तो कहता है कि उस संविदा में जिसमें समय मर्मभूत है, इसका मतलब यह हो गया कि प्रत्येक संविदा में समय मर्मभूत हो, ये जरूरी नहीं है भाई। अगर ये सामान्य स्थिति होती है कि प्रत्येक संविदा में समय मर्मभूत होता है, तो फिर अलग से उपबंध बनाने की जरूरत ये थी नहीं। अलग से उपबंध बनाने की जरूरत ये इसीलिए है क्योंकि प्रत्येक संविदा में समय मर्मभूत नहीं होता, और अगर समय दिया ही नहीं है तो ये कहना बेवकूफी भरा दिखाई देगा कि समय मर्मभूत है, ठीक है, तो नियत समय पर पालन न करने का परिणाम, ठीक है। अगर प्रत्येक संविदा में, ठीक है, समय दिया ही ना हो कि किस समय संविदा का पालन करना है, तो भी ये सेंटेंस नहीं हो सकता। इसके मतलब संविदाएं दो प्रकार की हो सकती है। एक वो जिसमें समय दिया ही नहीं है, ठीक है ना, जिसमें समय दिया ही नहीं पालन के लिए, तो ऐसी संविदा जिसमें संविदा के पालन का समय दिया नहीं गया, उससे इस सेक्शन का कोई संबंध नहीं, क्योंकि जब संविदा में समय है ही नहीं तो ये कहने का अर्थ ही क्या कि उस संविदा में जिसमें समय मर्मभूत है, उस संविदा में जिसमें समय मर्मभूत है, इसका मतलब ही ये हो गया कि संविदाएं ऐसी भी हैं जिसमें समय मर्मभूत नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब यह निकला, और जिसमें समय मर्मभूत नहीं है, यह बात कहना उसी दशा में सार्थक हो सकता है जिस दशा में समय दिया तो हो किंतु मर्मभूत ना हो, ठीक है, तभी यह बात सार्थक लग सकती है, अन्यथा यह बात निरर्थक है। अरे भाई, जब समय दिया ही नहीं तो उसके मर्मभूत होने या न होने के संबंध में कोई विचार किया ही कैसे जा सकता है, ठीक है। कोई विचार समय के मर्मभूत होने के संबंध में किया जाए या न किया जाए, इसके लिए सबसे पहली जरूरत यह है कि संविदा में समय हो तो, ठीक है। अरे भाई, आप गाड़ी चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, यह प्रश्न तब उठता है जबकि गाड़ी आपके पास हो। अगर गाड़ी आपके पास है ही नहीं तो इस प्रश्न के उठने का कोई प्रश्न पैदा ही नहीं होता कि गाड़ी आप चलाएंगे या नहीं चलाएंगे। संविदा जिसमें समय मर्मभूत है, संविदा जिसमें समय मर्मभूत है, उसको नियत समय पर पालन न करने का क्या प्रभाव होगा, यह सेक्शन 55 की विषय वस्तु है। तो समय जिसमें मर्मभूत है, इसका मतलब यह है कि उसमें समय दिया भी गया और मर्मभूत भी है, दोनों बातें, ठीक है ना। इसका अर्थ यह भी है कि संविदा ऐसी भी हो सकती है जिसमें समय दिया गया है किंतु मर्मभूत नहीं, ठीक है ना। और संविदा ऐसी भी हो सकती है जिसमें समय दिया ही नहीं गया, ठीक है ना। तीन प्रकार की संविदाएं हो सकती हैं। एक जिसमें समय दिया ही नहीं, ठीक है, इस संविदा का पालन कब तक करना होगा, कितने समय में, युक्त समय में, ठीक है, तब रीजनेबल टाइम में संविदा का पालन करना होगा, क्योंकि अनंत समय प्रतीक्षा नहीं की जा सकती इस तर्क के आधार पर कि संविदा में समय नहीं दिया गया,
इस तर्क के आधार पर पक्षकारों को अनंत समय तक संविदा का पालन न करने की सुविधा यह नहीं मिल सकती, कारण क्योंकि यह संविदा की जो मूल आत्मा है उसी के विरुद्ध है। ठीक है ना। संविदा की क्यों गई? इसलिए ना कि दोनों अपने अपने वचन का पालन करें। वचन ग्रहीता प्रतिफल संबंधी वचन का पालन करे और वचनदाता अपने वचन का पालन करे। संविदा की तो इसीलिए गई, और सिर्फ उसमें समय का उल्लेख नहीं हुआ, इसके आधार पर अनंत समय प्रतीक्षा न तो वचन ग्रहीता को करने के लिए विवश किया जा सकता है और न वचनदाता को अपने वचन के पालन के लिए अनंत समय यह मिल सकता है। क्योंकि अगर अनंत समय आपने दे दिया तो वचन ग्रहीता का जीवन यह तो अनंत समय तक नहीं है। ठीक है। न वचनदाता का जीवन अनंत समय तक है। तो वे संविदाएं जिनमें समय नहीं दिया होगा उनके तो पालन होने की कोई संभावना ये बचेगी ही नहीं। उनका पालन तो शुद्ध पक्षकारों की अपनी मर्जी पर आ जाएगा। और अगर संविदा का पालन भविष्य में एक पक्षकार के लिए लाभदायक और एक पक्षकार के लिए हानिकर हो गया तो उस संविदा का पालन तो असंभव है, क्योंकि जो संविदा के पालन से हानि उठाएगा वो पक्षकार कहेगा अभी संविदा के पालन का समय ही नहीं, क्योंकि संविदा में कोई समय ये तो दिया नहीं। ठीक है ना। इसलिए हम तो पालन इस समय होने नहीं देंगे, आप तो थोड़े दिन बाद करो, और थोड़े दिन बाद करते हुए जीवन समाप्त हो जाएंगे और संविदा कभी अनुपालित होगी ही नहीं। तो ये तो संविदा विधि के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध चला गया। इसलिए संविदा जिसमें समय नहीं दिया गया उसे आपको कब तक पालन करना होगा? युक्त समय के भीतर, रीजनेबल टाइम के भीतर आपको संविदा का पालन करना है। आपको मतलब बोथ पार्टीज। और रीजनेबल टाइम क्या होगा? ये संविदा के, ठीक है, जो शर्तें हैं, संविदा के जो कंडीशंस हैं, संविदा के जो टर्म्स हैं, उन्हें देखकर तय किया जाएगा कि व्हाट मे बी द रीजनेबल टाइम फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना। दूसरे प्रकार की संविदा जितना समय दिया है किंतु मर्मभूत नहीं है, क्योंकि अगर संविदा में समय देते ही समय मर्मभूत हो जाए, ठीक है, तो शब्द ये नहीं हो सकते फिर सेक्शन 55 के कि उस संविदा में जिसमें समय मर्मभूत है, फिर तो बात ही खत्म हो गई कि जितना समय दिया गया वो मर्मभूत ही होगा उसमें। ठीक है ना। जब कहता उस संविदा में जिसमें समय मर्मभूत है, इसका मतलब दूसरे प्रकार की संविदा है जिसमें समय दिया भी गया है और मर्मभूत भी है। क्योंकि अगर समय दिया ही नहीं गया तो वो मर्मभूत हो कैसे जाएगा? ठीक है ना। वही बात कि आप गाड़ी चलाने या न चलाने के विषय पर निर्णय करोगे, इसमें यह अंतर्निहित है कि आपके पास गाड़ी है। अगर आपके पास गाड़ी है ही नहीं तो इस विकल्प का कोई अर्थ नहीं हो सकता आपके लिए, कम से कम, कि आप गाड़ी चलाएंगे या नहीं चलाएंगे। अगर हम ये कहें कि आपको गाड़ी चलाने या न चलाने के विषय पर चुनाव की स्वतंत्रता है, इस बात का मतलब यह हो जाता है कि आपके पास गाड़ी है, तभी तो आपको गाड़ी चलाने और न चलाने के संबंध में विकल्प प्राप्त है और चुनाव की स्वतंत्रता है। ठीक है ना। तो वो संविदा जिसमें समय नहीं दिया गया उसकी तो बात ही छोड़ दें। ठीक है। लेकिन जिसमें समय दिया भी गया है उसमें वो मर्मभूत हो, ये जरूरी नहीं है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सेक्शन 55 का जो मार्जिनल नोट है उसे आप पढ़ेंगे तो वहां से ये बात निकल रही है। क्योंकि कहता है उस संविदा में जिसमें समय मर्मभूत है, और ये लाइन तभी कहा जाना संभव है जब संविदा हो उसमें समय भी हो और समय मर्मभूत भी हो, तभी इस लाइन का कोई अर्थ हो सकता है। अदरवाइज ये लाइन
हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, बात क्लियर है। इसका मतलब एक संविदा है जिसमें समय दिया नहीं गया, उसका पालन युक्त युक्त समय के भीतर होगा, क्योंकि यही संविदा विधि की आत्मा के अनुकूल है। और दूसरे प्रकार की संविदा है जिसमें समय दिया गया है। अब इसमें प्रश्न उठेगा कि क्या जो समय इसमें पालन के लिए दिया गया है वो मर्मभूत होने का मतलब क्या है कि उस समय पर अगर पालन न हो तो संविदा के पालन का महत्व पक्षकारों के लिए समाप्त हो जाता है। मर्मभूत इसी को कहते हैं। और यह भी हो सकता कि समय पालन का संविदा में दिया किंतु मर्मभूत नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ इसलिए दे दिया गया ताकि एक युक्ति संगत समय के भीतर संविदा का पालन हो जाए, इसलिए दे दिया गया, लेकिन वो मर्मभूत नहीं है। लेकिन समय का होना यह जरूरी है इस प्रश्न के पैदा होने के लिए कि क्या इस संविदा में समय जो दिया गया है पालन के लिए वो समय पालन के संबंध में मर्मभूत है या नहीं, यह प्रश्न पैदा हो, इसके लिए जरूरी है कि संविदा में समय दिया गया हो। इससे एक और बात निकल रही, और वो बात यह निकल रही कि संविदा में यदि समय दिया है तो जरूरी नहीं है कि वो दिया गया समय मर्मभूत भी हो। ठीक है ना, इससे यह भी बात निकल आई कि संविदा में समय दिया है तो जरूरी नहीं है कि वो पालन के संबंध में मर्मभूत भी हो। यह हो सकता है कि समय दिया है किंतु पालन के संबंध में वो मर्मभूत न हो। और अगर मर्मभूत है और उस समय पालन संविदा का नहीं हुआ तो संविदा यदि ऑटोमेटिकली शून्य हो जाए तो फिर इस बात को लिखने का प्रभाव, ठीक है, कोई मतलब नहीं हो सकता कि संविदा जिसमें समय दिया गया है उसके समय पर पालन न किए जाने का प्रभाव, इस शब्द को नहीं लिखा जाएगा। फिर तो सीधे लिख दिया जाएगा कि संविदा में यदि समय मर्मभूत है और समय पर उसका पालन नहीं हुआ तो संविदा शून्य हो जाएगी। ठीक है, प्रभाव ये शब्द नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है ना, प्रभाव का मतलब यह है कि कुछ ऐसा होगा, ठीक है, जो होने की श्रेणी में भी हो सकता है और न होने की श्रेणी में भी हो सकता है, कुछ अलग हटकर होगा। ठीक है, इसका मतलब यह भी निकल रहा कि शून्य संविदा नहीं होगी यदि संविदा में पालन का समय दिया गया और पालन का समय संविदा के संबंध में मर्मभूत भी है और उस दिए गए समय पर संविदा का पालन नहीं हुआ तो भी संविदा ऑटोमेटिकली शून्य हो जाए, यह स्थिति नहीं होगी। आप आगे कुछ भी न पढ़ो, ठीक है, यही बातें आगे लिखी है, लेकिन आगे कुछ न पढ़ो, सिर्फ एक मार्जिनल नोट पढ़ो, तो भी उसका अगर ठीक से आप विश्लेषण करेंगे तो सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगी कि संविधाएं ऐसी होंगी जिनमें समय नहीं होगा, संविधाएं ऐसी होंगी जिनमें समय होगा किंतु मर्मभूत नहीं होंगी, और संविधाएं ऐसी भी होंगी जिनमें समय होगा और समय मर्मभूत होगा संविदा के पालन के संबंध में। तो उस संविदा को हम छोड़ देते हैं जिसमें समय नहीं दिया गया, क्योंकि वो यहां अध्ययन की विषय वस्तु नहीं है। इन दो संविधाओं के बारे में बात करेंगे, और ये दोनों संविधाएं इस बिंदु पर एक जैसी हैं कि इन दोनों संविधाओं में समय दिया गया है, बस एक में समय मर्मभूत है और दूसरी में समय मर्मभूत नहीं है। ठीक है, इतना ही अंतर है। पालन के लिए समय दोनों में दिया गया और संविदा में यदि पालन का समय दिया गया है और समय पर उसका पालन न हो
ठीक है, तो प्रभाव क्या होगा? तो अगर संविदा में समय दिया गया, ठीक है, किंतु मर्मभूत नहीं है, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं, तो किसी भी समय उसका पालन हो जाए। सेक्शन 55 कोई ऑब्जेक्शन करता ही नहीं है भाई, वो तो ये कह रहा ना कि जिस संविदा में समय मर्मभूत है, उस संविदा का अगर समय पर पालन ना हो तो क्या प्रभाव होगा? संविदा में समय है किंतु मर्मभूत नहीं है, तो जो मर्मभूत नहीं है तो उस समय तक पालन हुआ या उस समय तक पालन नहीं हुआ, इससे फर्क क्या पड़ रहा है? ठीक है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि समय मर्मभूत था ही नहीं, दिया जरूर गया था। तो देने से तो मर्मभूत नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर संविदाओं में समय देने मात्र से मर्मभूत हो जाए तो फिर यह नहीं लिखा जाएगा उन संविदाओं का जितना समय मर्मभूत है, समय पर पालन न करने का प्रभाव क्या होगा, ये शब्द ही नहीं लिखे जाएंगे, क्योंकि समय का दिया जाना ये जरूरी बात है, तभी मर्मभूत हो सकता है। ठीक है, बिना समय को दिए मर्मभूत हो ही नहीं सकता। और मर्मभूत होने से पहले उन संविदाओं, ठीक है, जिनमें समय मर्मभूत है, यह कह रहा है, इसका मतलब समय दिए जाने के बावजूद समय मर्मभूत न हो यह भी संभव है, और समय दिया जाए और समय मर्मभूत हो यह भी संभव है, दोनों बातें। तो अगर मर्मभूत नहीं है तब फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब फिर तो कोई समस्या ही नहीं। पक्षकार दिए गए समय के बाद भी संविदा का पालन कर सकते, लेकिन अगर समय मर्मभूत है, अर्थात दिया भी गया और मर्मभूत भी है और समय पर पालन नहीं हुआ, तब क्या होगा? इस विषय पर सेक्शन 55 प्रकाश डालेगा। तो सबसे पहला सवाल जो पैदा होता है वो ये पैदा होता कि हम कैसे जाने, ठीक है, कि समय मर्मभूत है या नहीं है। भाई कैसे जाने कि संविदा में समय मर्मभूत है या नहीं, क्योंकि जिस भी संविदा में समय मर्मभूत होगा उसको समय तो दिया ही गया होगा, ठीक है, तभी तो मर्मभूत होने या न होने के संबंध में प्रश्न उठेगा। अगर संविदा में समय दिया ही नहीं तो संविदा में समय के मर्मभूत होने या न होने का प्रश्न उठ ही नहीं सकता। तो जो संविदा में समय दिया है तो हम ये बात कैसे जाने, तरीका क्या हो कि इसमें समय मर्मभूत है या नहीं, ठीक है, यह प्रश्न पैदा हो रहा है। तो तीन तरीके विकसित हुए, तीन तरीके। एक, पक्षकारों का आशय देखेंगे, ठीक है, पक्षकार ये जो संविदा कर रहे थे किस आशय से कर रहे थे, अर्थात वो जो समय दे रहे हैं संविदा में, ठीक है, वो समय उनके द्वारा किस आशय से दिया जा रहा है, उस आशय की खोज करने का प्रयास होगा और उस आशय के आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि इसमें समय का दिया जाना पक्षकारों द्वारा समय को मर्मभूत कर देने का आशय रखता है या नहीं, उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। अब आशय पक्षकारों का, इसे देखने का तरीका क्या होगा, ठीक है, इसे देखने का क्या तरीका होगा? तो संविदा जिस विषय वस्तु के संबंध में है, संविदा जिस बात को करने के संबंध में है, ठीक है भाई, संविदा किसी बात को करने के संबंध में होगी ना। वचनदाता ने कुछ कहा होगा कि हम ये करेंगे, और वचन ग्रहीता ने कहा होगा कि हम इसके लिए ये प्रतिफल देंगे, ठीक है, यही तो होगा संविदा में। तो वो जो प्रतिफल की धनराशि है, क्या वो लगातार ऊंचे नीचे होती रहती है, क्या वो फ्लक्चुएट होती है, ठीक है,
क्या वो कम ज्यादा होती रहती है? जैसे व्यापारिक संविदाएं हैं, आप माल मंगाते हैं, माल की कीमत आज कुछ है, परसों कुछ होगी, नरसों कुछ होगी। गेहूं जिस समय उत्पादित हो रहा है, मार्केट में आ रहा है, उस समय उसकी कीमत डाउन होगी। जिस समय गेहूं उत्पादित नहीं हो रहा, उस समय उसकी कीमत बढ़ी हुई होगी। तो अगर गेहूं के क्रय विक्रय की संविदा में उन्होंने कहा कि 5 अप्रैल, ठीक है, इस तक आप हमें गेहूं देंगे, तो इसका मतलब समय मजबूत है, क्योंकि उस समय गेहूं का दाम डाउन होगा, ठीक है ना। यहां समय का दिया जाना, ठीक है, समय के देने से जो सुसंगत परिस्थितियां, समय के देने से जो जुड़ी हुई परिस्थितियां है, अर्थात संविदा जिस विषय वस्तु के बारे में है, उसकी कीमत के बारे में जब हम विचार करते हैं तो वो कीमत फ्लक्चुएट होती रहती है लगातार। इसलिए हम जानेंगे कि यहां समय मर्मभूत है, भले ही संविदा में अभिव्यक्त रूप से ये न लिखा हो कि इसमें समय पर पालन किया जाना मर्मभूत है, अर्थात ये शब्द ना लिखो कि 5 अप्रैल तक ही गेहूं दे दिया जाएगा, इस प्रकार के शब्द न भी लिखे हों तो भी ये माना जाएगा कि इसमें समय मर्मभूत है। पक्षकारों के आशय का पता लगाया जाएगा। एक तरीका यह हो सकता है कि कमोडिटी का रेट फ्लक्चुएट हो रहा है, एक तरीका यह भी हो सकता है कि पक्षकार को जरूरत कब तक थी, ठीक है, उसकी आवश्यकता। हमें अपने घर में जो शादी है उसके लिए चीजें चाहिए, शादी जिस डेट में है उससे 2 दिन पहले चीजें चाहिए होंगी ना, आप 2 दिन बाद हमें सप्लाई कर रहे हैं। हमने किस उद्देश्य से संविदा की थी, यह भी तो देखा जाएगा, ठीक है ना। यानी संविदा से सुसंगत परिस्थितियां, इन्हें देखकर यह निष्कर्ष निकाला जाएगा कि संविदा में जो समय दिया गया उस समय पर पालन किया जाना संविदा का जरूरी था या नहीं, अर्थात संविदा में दिया गया समय संविदा के पालन हेतु तो मर्मभूत था या नहीं, ठीक है। इस संबंध में पक्षकारों के आशय की जानकारी, क्योंकि पक्षकारों का आशय देखा जाएगा कि वो संविदा को मर्मभूत, संविदा को समय पर पालित किया जाना, अर्थात संविदा में समय को मर्मभूत करना चाहते थे या नहीं, इस आशय पर मर्मभूत होने के संबंध में निर्णय किया जाएगा, समय के वर्णित होने के आधार पर नहीं, ठीक है ना। और पक्षकारों के आशय का जो अनुमान किया जाएगा वो संविदा से सुसंगत परिस्थितियों, इनके आधार पर किया जाएगा, ठीक है ना। हां, एक परंपरा विकसित हुई है कि अक्सर जो व्यापारिक संविदाएं होती हैं, अक्सर उनमें समय मर्मभूत है ऐसा मानकर चलते हैं, ऐसा मानकर चलेंगे, ठीक है। हालांकि ये कोई कानून नहीं है, लेकिन व्यापारी जो परस्पर संविदाएं करते हैं उनमें समय मर्मभूत है ये मानकर चला जाएगा, क्योंकि व्यापार रूढ़ियों और परंपराओं से चलता है और रूढ़ियां और परंपराएं व्यापार का हिस्सा मानी जाती है। तो व्यापारिक संविदाओं के संबंध में यह मानकर चला जाता है कि वो समय पर पालन किए जाने के लिए पक्षकारों के द्वारा की गई हैं, अर्थात उनमें न सिर्फ समय का वर्णन है बल्कि उन संविदाओं का समय पर पालन किया जाना ही पक्षकारों का आशय था। भले ही व्यापारिक संविदाओं में अक्सर यह वर्णित नहीं रहता है कि आप व्यापारिक संविदाओं का पालन अमुक समय, अर्थात जो संविदा में समय दिया गया उसी तक करेंगे, ये शब्द नहीं लिखे होते हैं, क्योंकि व्यापारियों की आदत होती है कि वे अपने द्वारा की जाने वाली संविदाओं में कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये उनकी आदत में। लेकिन फिर भी व्यापारिक संविदा, उसमें समय मर्मभूत है यह मानकर चला जाता है, यदि उसमें समय का उल्लेख है, या तो समय का उल्लेख न हो। लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि व्यापारिक संविदा में समय मर्मभूत होगा ही,
मानकर चला जाएगा। ठीक है, आप साक्ष्य से यह साबित कर सकते हो कि संविदा व्यापारिक जरूर थी, इसमें समय भी दिया गया था, ठीक है, किंतु समय मर्मभूत नहीं था। कैसे? हमने आपसे कहा एक, ठीक है, 100 टन गेहूं हमें सप्लाई कर दो, 5 सितंबर तक आपको देना है। आपने 6 सितंबर को 10 टन दे दिया हमें, ठीक है, पहली कंसाइनमेंट आपने 10 सितंबर 6 सितंबर को दी, हमने ले ली, कोई शिकायत नहीं की। ये चलो पहली कंसाइनमेंट आपने तय समय से पहले दे दी, उसके बाद आपने कोई आपूर्ति नहीं की, हमने भी कोई शिकायत नहीं की। उसके बाद कंसाइनमेंट आपने दी तय समय के बाद, हमने स्वीकार कर ली, ठीक है। तो समय मर्मभूत है, ये बात कहां आई? यद्यपि समय दिया गया, संविदा भी व्यापारिक है, संविदा भी व्यापारिक है, लेकिन समय मर्मभूत है। ये कहां? पक्षकारों का आशय जो उनके आचरण से दिखाई दे रहा है, वो इस बात के लिए नहीं दिखाई दे रहा कि समय मर्मभूत है, नहीं है। 5 सितंबर तय हुआ, हमने आपसे कहा देखो भाई 5 तक नहीं हो पाएगा, आपने बड़ी आसानी से 10 कर दिया। समय मर्मभूत नहीं है, ये दिख रहा है, संविदा भले ही व्यापारिक है, तो मानकर चला जाएगा कि व्यापारिक संविदा है तो समय मर्मभूत होगा, लेकिन संविदा से सुसंगत परिस्थितियां इन्हें प्रदर्शित करके ये साबित किया जा सकता है कि समय मर्मभूत नहीं था। समय का मर्मभूत होना या न होना तथ्य संबंधी प्रश्न है, ठीक है। और तथ्य संबंधी सभी प्रश्न आपको मालूम है साक्ष्य की सहायता से, ठीक है ना, साबित और नासाबित किए जाते हैं। यह साक्ष्य तथ्य संबंधी सभी प्रश्न साक्ष्य की सहायता से उत्तरित और अनुत्तरित किए जाते हैं। और ये साक्ष्य है, साक्ष्य अधिनियम में साक्ष्य की परिभाषा दी, लिखित या मौखिक कथन, ठीक है, जो न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर या न्यायालय द्वारा अनुज्ञा दिए जाने पर जांचाधीन विषय के संदर्भ में न्यायालय के समक्ष किए जाते हैं। आपने न्यायालय के समक्ष बताया कि साहब हमने तो इनसे 5 सितंबर तय किया था, हम नहीं कर पाए, हमने 10 सितंबर डेट मांगी, इन्हें तो बड़ी आसानी से बढ़ा दी। इससे प्रदर्शित हो रहा है कि समय मर्मभूत नहीं था, ठीक है। तो समय मर्मभूत है या नहीं, ये पक्षकारों के आशय से जाना जाएगा। और पक्षकारों का आशय क्या था, क्योंकि पक्षकार बताएंगे तो है नहीं, भाई पक्षकारों का आशय क्या था ये स्वयं पक्षकार बता सकते हैं, या पक्षकारों ने जो आचरण किया उससे उनके आशय का अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि जो एक्टर हैं, सिर्फ अभिनेता, उन्हें छोड़कर, ठीक है, व्यक्ति जो कुछ करता है उसे करने के लिए आवश्यक आशय जब तक उसमें मौजूद न हो तब तक वो कर ही नहीं सकता। अगर आप किसी से घृणा नहीं करते तो आप उसे मार नहीं सकते, ठीक है। जब आप घृणा करते हो तभी मार पाओगे। एक्टर की बात अलग है, वो घृणा नहीं करता फिर भी मारेगा, ठीक है। और जब मार रहा होगा तो उसके मन में बड़ी खुशी हो रही होगी कि देखो मेरी एक्टिंग कितनी बढ़िया है। अगर आप दुखी नहीं हो तो रो नहीं सकते। एक्टर दुखी नहीं होगा, रोएगा, ठीक है। और जब वो रो रहा होगा, उसे रोता देखकर सब रो रहे होंगे, तब वो अंदर खुश हो रहा होगा कि देखो कितनी बढ़िया एक्टिंग की हमने, उलट बात, ठीक है। तो एक्टर को छोड़कर दुनिया में कोई ऐसा नहीं, ठीक है, जिसके आशय का अनुमान उसके कार्यों से न लग सकता हो। इसके पक्षकारों के आशय का अनुमान उनके कार्यों से लगेगा, और पक्षकारों के आशय के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि यद्यपि संविदा में समय दिया गया था, किंतु क्या पक्षकार उसे मर्मभूत मान लेने का आशय रखते थे, ठीक है। दूसरी स्थिति,
पक्षकारों का आशय भले ही वैसा न रहो, लेकिन समय पर संविदा का पालन न किए जाने से एक पक्षकार को अत्यधिक हानि हो रही है। ठीक है, तो भी समय पर पालन किया जाना मर्मभूत है, यह मान लिया जाएगा। ठीक है, एक पक्षकार को जबरदस्त नुकसान हो रहा है समय पर संविदा का पालन न किए जाने से। अगर सिर्फ इतना प्रदर्शित कर दिया जाए तो भी न्यायालय मानकर चलेगा कि इसमें समय पर पालन मर्मभूत था, भले ही पक्षकारों का आशय न रहो। ठीक है, क्योंकि यह नहीं हो सकता कि सिर्फ समय पर पालन न किए जाने से एक पक्षकार को जबरदस्त नुकसान हो जाए, सिर्फ समय पर पालन न किए जाने से। वैसे तो आपकी किस्मत, समय पर पालन किया जाए और तो भी नुकसान हो जाए तो वो आपकी किस्मत है, लेकिन सिर्फ समय पर पालन न किए जाने से यदि पक्षकारों को बहुत नुकसान हो रहा है तो भी समय पर पालन मर्मभूत था, यह मानकर चला जाएगा। और तीसरा, यदि किसी पक्षकार ने समय बढ़ाने की प्रार्थना कर दी है, ठीक है, समय बढ़ाने की प्रार्थना कर दी, इस पर भी मानकर चला जाएगा कि समय मर्मभूत था, तो समय बढ़ाने की प्रार्थना क्यों करता वो? ठीक है ना, समय बढ़ाने की प्रार्थना की, यह सबूत है इस बात का कि दोनों पक्षकार जानते थे कि पालन समय पर मर्मभूत है, और अगर हमने समय पर पालन नहीं किया तो फिर हम दिक्कत में आ सकते हैं। इसलिए उसने समय बढ़ाने के लिए दूसरे पक्षकार से आवेदन किया। अब अगर दूसरे पक्षकार ने समय बढ़ाने के लिए स्वीकृति दे दी तब तो बात अलग हो गई, तब तो समय बढ़ गया। लेकिन अगर दूसरे ने स्वीकृति नहीं दी, तुमने सिर्फ आवेदन किया, समय पर पालन न करने के परिणाम स्वरूप सिर्फ तुमने समय बढ़ाने के लिए आवेदन किया, उसने कोई स्वीकृति, ठीक है, समय को बढ़ाने के संबंध में नहीं दी, तो यह माना जाएगा कि तुमने समय पर पालन नहीं किया, क्योंकि तुमने सिर्फ आवेदन ही तो किया, और आवेदन इसलिए किया क्योंकि तुम समय पर पालन नहीं कर सके, इसीलिए तो किया, और समय उसने बढ़ाया नहीं। ठीक है, तो यह भी तय हो गया कि समय संविदा में मर्मभूत था, और यह भी तय हो गया कि समय नहीं बढ़ा, और यह भी तय हो गया कि तुमने पालन नहीं किया। तो फिर समय अगर संविदा में मर्मभूत है और उसे समय पर पालन न किया जाए उस संविदा का, तो जो प्रभाव उत्पन्न होने हैं वो अब उत्पन्न होंगे। ठीक है, क्योंकि आपने आवेदन किया था और समय बढ़ा नहीं था। तो तीन तरीके हैं, देयर आर थ्री वे, जिनके माध्यम से यह जाना जाएगा कि संविदा में समय मर्मभूत है या नहीं। ये तीन तरीके हैं, एक पक्षकारों का आशय, और पक्षकारों का आशय या तो वे स्वयं जानेंगे या उनके कार्यों के माध्यम से दूसरे उनके आशय के संबंध में अनुमान लगाएंगे। तो पक्षकारों के कार्यों से जो अनुमान लग रहा है, अर्थात संविदा की सुसंगत परिस्थितियां जो हैं जिनमें पक्षकार काम कर रहे थे, उनको देखते हुए यह अनुमान लगाया जाएगा कि समय मर्मभूत था या नहीं। दूसरा, अगर एक पक्षकार को जबरदस्त नुकसान हो रहा है समय पर पालन न होने से, तो भी यह माना जाएगा संविदा में समय पर संविदा का पालन मर्मभूत था। तीसरा, अगर समय बढ़ाने की प्रार्थना हुई है तो भी माना जाएगा कि समय पर पालन मर्मभूत था। जो व्यापारिक संविदाएं होंगी उनके संबंध में सामान्य तौर पर यह मानकर चला जाएगा कि समय पर उनका पालन मर्मभूत था। यद्यपि साक्ष्य से यह साबित किया जा सकता है कि समय पर उनका पालन मर्मभूत नहीं था, अर्थात उनमें समय मर्मभूत नहीं था। भूमि के अंतरण से संबंधित जो संविदाएं होती हैं उनमें सामान्य तौर पर मानकर चला जाएगा कि समय पर पालन मर्मभूत नहीं है। ठीक है, आमतौर पर मानकर यह चला जाएगा। तुमने कहा कि 5 तारीख तक बैनामा करा लेंगे, इतनी जल्दी संपत्तियों की कीमतें घटती बढ़ती नहीं है।
ठीक है, पक्षकारों का आशय भी ये नहीं होता। पक्षकारों का आशय होता ठीक है 5 तक करा लेंगे, अब नहीं हो पाएगा तो चलो 7 को करा लेंगे, 10 को करा लेंगे, उस दिन छुट्टी पड़ गई तो अगले दिन करा लेंगे। नॉर्मली भूमि के अंतरण की संविधाओं में समय मरबूत नहीं होता। आप बंधक कराने का, उन्होंने कहा आज नहीं हो पाए चलो कल कर लेंगे। हां, पट्टे में एक विशेष बात है, पट्टे का नवीनीकरण। ठीक है, पट्टा पहली बार किया गया बात अलग है, लेकिन पट्टा रिन्यू होना है। पट्टा क्या है, आपने संपत्ति अंतरण अधिनियम नहीं पढ़ा है तो ऐसे समझ लें किराया। ठीक है, हालांकि किराए की संविदा पट्टे की संविदा नहीं होती। किराए की संविदा कानून के निगाह से अलग ढंग की संविदा है, वो किराएदारी अधिनियम से शासित होगी। लेकिन उसे हम पट्टे में उदाहरण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पट्टे के ही एक स्वरूप को किराए की संविदा कहा जाता है। पट्टे की वो मूल रूप से पट्टा ही है। ठीक है, मूल रूप से वो पट्टा ही है। जैसे दूध, दही मूल रूप से दही है, वो मूल रूप से दूध है। जैसे पनीर मूल रूप से दूध है। ठीक है भाई, ये दूध के ही प्रिपरेशन तो है, चाहे छेना हो, चाहे पनीर हो, चाहे दही हो, चाहे घी हो, चाहे है तो दूध का प्रिपरेशन। तो ऐसे ही है कि किराए की जो संविदा होती है वो मूल रूप से पट्टे की संविदा है। हमने तुम्हें किराए पर 3 साल के लिए मकान दिया और हमने कहा अमुक दिन, जिस दिन किराएदारी समाप्त होगी, अगर इस दिन आप अप्लाई करोगे तो 1 साल के लिए किराएदारी हम बढ़ा देंगे। ठीक है, तो पट्टा जिसे किराएदारी की संविदा भी कहते हैं, उसके नवीनीकरण की जो संविदा होती है, उसके नवीनीकरण की, ठीक है, उसमें समय महत्वपूर्ण होता है। उसमें समय महत्वपूर्ण होता है, उसका समय पर ही पालन होना चाहिए। उसी डेट में आप नवीनीकरण की प्रार्थना करो, अदरवाइज, और नवीनीकरण होगा तो भी तो संपत्ति का अंतरण ही होगा भाई। संपत्ति का अंतरण हमने आपसे चर्चा कई बार की होगी कि आपके पक्ष में संपत्ति ट्रांसफर की गई। अंतरण की अंग्रेजी क्या है? ट्रांसफर। हमने मकान आपको ट्रांसफर कर दिया, उसका मकान आप उठा के आपकी जेब में घुस दिया, वो तो नहीं किया। मकान तो अपनी जगह खड़ा, तो ट्रांसफर क्या कर दिया? मकान के संबंध में मेरे जो अधिकार थे वो हमने आपको दे दिए। अब आप मेरे समान मकान में घुस सकते हैं, मेरे समान मकान का उपभोग कर सकते हैं। जब हमने सारे अधिकार आपको दे दिए तो हम कहेंगे मकान हमने आपको दे दिया, अर्थात मकान का स्वामित्व तो आपको दे दिया। जब हमने पूरा मकान नहीं दिया आपको, हमने कहा ठीक, इसके एक कमरे में आप रह सकते हो, सो सकते हो, बदले में इतना किराया देना पड़ेगा। तो मकान के एक भाग पर उपभोग का अधिकार हमने आपको दे दिया। ठीक है, तो भी किया हमने संपत्ति अंतरण ही है, लेकिन स्वामित्व की तुलना में कम संपत्ति अंतरण किया है। ठीक है ना, स्वामित्व में संपूर्ण अंतरण कर दिया था, किराएदारी में एक हित का अंतरण किया है। ठीक है, और स्वामित्व के अंतरण के बदले हम कीमत लेते मकान की, किराएदारी के रूप में जिस एक हित का अंतरण हमने किया उसके बदले में हम किराया लेंगे। ठीक है, ऐसे बंधक, उसमें भी संपत्ति का अंतरण होता है, पट्टा भी संपत्ति का अंतरण है, विनिमय भी संपत्ति का अंतरण। तो संपत्ति के अंतरण के विभिन्न प्रकार हैं। नॉर्मली यह माना जाएगा कि संपत्ति के अंतरण की संविधाओं में समय मर्मभूत नहीं है, लेकिन संपत्ति के अंतरण का ये जो पट्टे का नवीनीकरण का प्रकार है, क्योंकि पट्टे का अगर नवीनीकरण हो गया, अर्थात किराएदारी की संविदा का अगर नवीनीकरण हो गया, तो अगले 1 साल आप फिर मेरे ही मकान में रहोगे। ठीक है, तो 1 साल के लिए जो हमारे मकान का आंशिक भाग था उसका अंतरण फिर आपके पक्ष में हो गया, तो हुआ तो संपत्ति का अंतरण नहीं है। तो ये संपत्ति का अंतरण जो है, इसमें समय मर्मभूत होता है। या हमने आपको मकान बेचा और हमने कहा 1 वर्ष के अंदर अगर आप मेरा प्रतिफल लौटा दोगे तो इसी कीमत पर हम आपको वापस कर देंगे।
तो आपने हमें अंतरित किया तब भी संपत्ति के अंतरण की संविदा हुई, और हमने जब आपको वापस करने के लिए संविदा की तो भी संपत्ति के अंतरण की ही तो संविदा हुई। इन दशाओं में समय मर्मभूत होता है। 1 साल के भीतर आप आ जाओगे तो ठीक, और नहीं तो नहीं। ठीक है, तो नॉर्मली व्यापारिक संविदाएं ऐसी मानी जाएंगी जिनमें समय मर्मभूत होता है, और नॉर्मली इस संपत्ति के अंतरण की संविदाएं ऐसी मानी जाएंगी जिनमें जो समय है वो मर्मभूत नहीं होता। नॉर्मली, एक्सेप्शनली व्यापारिक संविदाएं भी ऐसी हो सकती हैं जिनमें समय मर्मभूत ना हो, और एक्सेप्शनली संपत्ति के अंतरण की संविदाएं भी ऐसी हो सकती हैं जिनमें समय मर्मभूत हो। ठीक है, ठीक है, यह हुआ संविदाएं जिनमें समय मर्मभूत हो। अब कहता है कि जब संविदा में, उस संविदा में जिसमें समय मर्मभूत है, नियत समय पर पालन न करने का प्रभाव। अब आप उस संविदा को दिमाग में रखेंगे जिसमें समय दिया भी गया और मर्मभूत भी है। ठीक है, और उस संविदा का पालन समय पर नहीं किया गया तो क्या क्या होगा। कहता है जबकि किसी संविदा का एक पक्षकार, जबकि किसी संविदा का एक पक्षकार किसी बात को विनिर्दिष्ट समय पर या उसके पूर्व या किन्हीं बातों को विनिर्दिष्ट समयों पर या उनसे पूर्व करने का वचन दे, और ऐसी किसी भी बात को उस विनिर्दिष्ट समय पर या उससे पूर्व करने में असफल रहे, तब वह संविदा या उसमें से उतनी जितनी का पालन न किया गया हो वचन ग्रहीता के विकल्प पर शून्य करणीय हो जाएगी। यदि, ठीक है, पक्षकारों का आशय यह रहा हो कि समय संविदा का मर्म होना चाहिए। ठीक है, यानी किसी वचनदाता ने निश्चित समय पर अपने वचन का पालन करने की, ठीक है, करने की प्रतिज्ञा की है, करने का वचन दिया है, और जिस समय पर उसने अपने वचन का पालन करने की प्रतिज्ञा की है, वचन दिया है, उस समय पर वो अपने वचन का पालन नहीं कर पाया, सिर्फ इसी कारण से यह मान लिया जाए कि समय पर संविदा का पालन नहीं हुआ और समय मर्मभूत था, यह नहीं होगा। क्यों? उसने कहा कि उससे किसी भी बात को उस विनिर्दिष्ट समय पर या उसके पूर्व करने में असफल रहे, तब वह संविदा उसमें या उसमें से उतनी जितनी का पालन न किया गया हो वचन ग्रहीता के विकल्प पर शून्य करनी हो जाएगी, यदि पक्षकारों का आशय यह रहा हो कि समय संविदा का मर्म होना चाहिए। ठीक है, अगर पक्षकारों का आशय यह नहीं रहा है, ठीक है, पक्षकारों का आशय यह नहीं रहा है कि संविदा समय का मर्म होना चाहिए, तो केवल इस कारण से कि वचनदाता ने किसी वचन का पालन किसी विनिर्दिष्ट समय पर या उससे पूर्व करने का वचन दे दिया था, सिर्फ इसी कारण से संविदा में समय मर्मभूत है, यह बिल्कुल नहीं माना जाएगा। ठीक है, यदि पक्षकारों का आशय यह रहा हो कि समय मर्मभूत होगा तो ही समय मर्मभूत माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो वो पहले वाली बात आ गई जो हमने आपसे कही थी कि समय का वर्णन यह संविदा में समय को मर्मभूत नहीं बनाता है, जब तक कि पक्षकारों का आशय यह ना हो कि समय मर्मभूत होना चाहिए। और पक्षकारों के आशय की जानकारी आप कैसे करेंगे? तो सुसंगत परिस्थितियां, एक पक्षकार को हानि की संभावना, ठीक है, समय बढ़ाने के लिए किया गया आवेदन, ये 3 चीजें बता देती हैं कि समय मर्मभूत था या मर्मभूत नहीं था। केवल समय का वर्णन कर देने मात्र से समय मर्मभूत माना जाए, ये नहीं होगा। ठीक है, अब कहता ऐसी असफलता का प्रभाव जब समय मर्मभूत नहीं है। ठीक है, अगर समय मर्मभूत नहीं है, यानी पक्षकारों का यह आशय नहीं है कि समय को मर्मभूत होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ संविदा में समय का वर्णन मात्र है, पक्षकारों का यह आशय नहीं है कि समय मर्मभूत होना चाहिए, तो क्या कहता है?
यदि पक्षकारों का यह आशय न रहा हो कि समय संविदा का मर्म होना चाहिए, तो संविदा ऐसी बात को विनिर्दिष्ट समय या उससे पूर्व करने में असफल रहने से शून्य करनी नहीं होगी, किंतु वचन ग्रहीता ऐसी असफलता से उसे हुई किसी भी हानि के लिए वचनदाता से प्रतिकर पाने का हकदार है। ठीक है भाई, समय ठीक है, समय मर्मभूत नहीं था तो शून्य करनी नहीं होगी वचन ग्रहीता के विकल्प पर, क्योंकि वचनदाता ने भाई समय दिया तो गया था, आपने समय पर पालन नहीं किया, तो वचन ग्रहीता उसे शून्य करना चाहे तो शून्य भी कर दे, यह नहीं होगा। लेकिन अगर उसे को नुकसान हो गया तो उसके लिए प्रतिकर तो आप देंगे, तो शून्य नहीं होगी, किंतु प्रतिकर पाने का हकदार वचन ग्रहीता होगा। और अगर समय मर्मभूत है, ठीक है, तब नीचे वाली स्थिति आएगी, कारित समय से भिन्न समय पर किए गए पालन के प्रतिग्रहण का प्रभाव। यदि ऐसी संविदा की दशा में जो कारित समय पर वचन के पालन में वचनदाता की असफलता के कारण शून्य करनी हो, कौन सी संविदा शून्य करनी होगी? ठीक है, जब समय मर्मभूत हो। ठीक है, क्योंकि ऊपर उसने कहा कि अगर समय मर्मभूत नहीं था और वचन समय पर पालन नहीं किया गया तो शून्य करनी नहीं होगी, किंतु हानि के लिए प्रतिकर मिलेगा। तो इसी बात में से यह निकल आता है, इसी बात से यह निकलता है कि अगर समय मर्मभूत है, ठीक है, समय दिया भी गया है, समय दिया गया और समय मर्मभूत नहीं है और समय पर पालन नहीं हुआ, तो शून्य करनी नहीं होगी, प्रतिकर पाने का हकदार होगा। ठीक है, समय दिया गया और समय मर्मभूत भी है तो शून्य करनी भी होगी। ठीक है, तो संविदा शून्य करनी भी हो जाएगी और कुछ दशाओं में प्रतिकर पाने का हकदार ये भी रहेगा। ठीक है, तो क्या कहता है, यदि ऐसी संविदा की दशा में जो करारित समय पर वचन के पालन में वचनदाता की असफलता के कारण शून्य करनी हो, यानी समय मर्मभूत था और करारित समय पर वचनदाता ने वचन का पालन नहीं किया, तो संविदा शून्य करनी हो गई। वचन ग्रहीता ऐसे वचन का करारित समय से भिन्न किसी समय पर किया गया पालन प्रतिग्रहित कर ले, तो वचन ग्रहीता करारित समय पर वचन के अपालन से हुई किसी हानि के लिए प्रतिकर का दावा नहीं करेगा, और जब तक कि उसने ऐसे प्रतिग्रहण के समय अपने ऐसा करने के आशय की सूचना वचनदाता को न दे दी हो। यानी अगर समय दिया गया था और मर्मभूत भी था, ठीक है, और आपने वचनदाता ने करारित समय यानी जो समय दिया गया था और मर्मभूत था उस पर अपने वचन का पालन नहीं किया, तो यह संविदा तत्काल शून्य करनी हो गई, तत्काल शून्य करनी हो गई। अब वचन ग्रहीता चाहे तो इसे शून्य कर दे और करारित समय पर वचन के पालन न किए जाने से जो उसे नुकसान हुआ उसको वसूल ले, यह विकल्प है उसके पास। लेकिन वचन ग्रहीता यह भी विकल्प चुन सकता है कि नो डाउट समय संविदा में मर्म था और करारित समय पर वचनदाता ने अपने वचन का पालन नहीं किया है, लेकिन इसके बाद भी वचन ग्रहीता करारित समय के बाद भी वचन का पालन स्वीकार कर रहा है, ठीक है, तो वो समय पर पालन न किए जाने से वचन का जो हानि उसने उठाई है उसके लिए प्रतिकर का दावा नहीं कर सकेगा, क्योंकि समय मर्मभूत था। भाई तुम शून्य करनी कर देते, ठीक है, शून्य कर देते और अपना जो हानि हुई उसके लिए नुकसान, जो हानि हुई जो नुकसान हुआ उसके लिए प्रतिकर ये वसूल लेते हैं, वो तो आपने किया नहीं। करारित समय के बाद भी आपने वचन के पालन को स्वीकार किया, तो जब करारित समय के बाद भी आपने वचन के पालन को स्वीकार कर लिया, तो करारित समय पर वचन का पालन न करने से जो नुकसान आपको हुआ
उसके लिए प्रतिकर का दावा आप अब नहीं कर सकेंगे, ठीक है। या फिर आप करारी समय पर वचन का पालन न करने से जो नुकसान आपका हुआ उसके संबंध में अपनी स्थिति उसी समय स्पष्ट कर देते हैं जब आप करारी समय के बाद वचन का पालन स्वीकार कर रहे थे। या तो आप कह देते कि भाई देखो, तुमने करारी समय पर वचन का पालन नहीं किया, अब तुम कर रहे हो, ठीक है, तो हमें स्वीकार, हम ठीक है, हम संविदा में तुम्हारे वचन के पालन को स्वीकार कर, लेकिन हमें जो नुकसान हो गया है पीछे वो हम तुमसे वसूलेंगे। आगे चूंकि तुम पालन किए दे रहे हो तो आगे कोई नुकसान होगा नहीं, ठीक है भाई, आगे तो तुम वचन का पालन किए दे रहे हो तो आगे तो नुकसान अब होगा नहीं, लेकिन जो पीछे हो चुका उसका हम प्रतिकर वसूलेंगे। और आगे तुम पालन किए ही दे रहे हो, और जो आगे वो पालन करेगा उसका प्रतिफल भी आप, ठीक है, देंगे, क्योंकि वचन ग्रहीता का दायित्व तो प्रतिफल के संबंध में तो है ही है, तो आप प्रतिफल देंगे और वचन का पालन स्वीकार करेंगे। तो अगर समय मर्मभूत है तो वचन ग्रहीता को दो विकल्प मिल गए। अगर करारी समय पर वचन का पालन नहीं हुआ तो संविदा को शून्यकरण नहीं करते, ठीक है, संविदा शून्यकरण नहीं करते, सॉरी, संविदा तो शून्यकरणी हो ही गई, वो उसे शून्य कर दे और जो नुकसान उसका हुआ प्रतिकर वसूल ले। और अगर वो ये विकल्प नहीं चुनता बल्कि ये चुनता है कि यद्यपि करारी समय पर इनने वचन का पालन नहीं किया लेकिन आप कर रहे हैं, हमें स्वीकार, तो वचन के अपालन से जो उसे नुकसान हुआ उसके लिए कोई प्रतिकर उसे नहीं मिलेगा। और या फिर वो इसी समय ये, ठीक है, क्लियर कर दे कि आपने करारी समय पर वचन का पालन नहीं किया, अब आप कर रहे हो तो वचन के पालन को तो हम स्वीकार कर रहे हैं, अर्थात हम संविदा को शून्य करने के अपने विकल्प का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें जो नुकसान हो चुका है उसकी बाबत हम प्रतिकर आपसे वसूलेंगे। और जो आगे आप वचन का पालन कर रहे हैं तो आप वचन का पालन कर ही रहे, उसके लिए प्रतिकर वसूलने की कोई बात हो नहीं सकती, और चूंकि वो वचन का पालन कर रहा तो आनुपातिक प्रतिफल आप भी देंगे, क्योंकि आप भी अपने दायित्व का पालन तो करेंगे ही करेंगे। तो ये सेक्शन 55 है कि संविदा जिसमें समय पर संविदा का पालन मर्मभूत था और समय पर उसका पालन नहीं किया गया तो प्रभाव क्या होगा। और यह तय हो गया कि संविदा में समय के वर्णन मात्र से संविदा में समय पर उसका पालन मर्मभूत हो जाए, ऐसी दशा नहीं है। बाकी सेक्शन 56 वो बहुत इंपॉर्टेंट है, संविदा के नैराश्य का सिद्धांत, वो सोमवार